नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। मेरे YouTube चैनल सबल एजुकेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, कक्षा 12 का सेकंड टर्म का सैम्पल पेपर CBSE ने इशू कर दिया है और इसमें बताया गया है कि आपका सेकंड पेपर किस तरह का आएगा। तो मैं आपको इस वीडियो में ये समझाने जा रही हूँ कि आपका सेकंड टर्म का पेपर किस तरह का आएगा, किस तरह के प्रश्न उसमें आएंगे, कितने समय का होगा और कितने मार्क्स का होगा, जिससे कि आप इसे अच्छे से समझ लें और आपको अपना पेपर करने में कोई भी परेशानी ना हो। अभी से आप उसकी अच्छे से तैयारी शुरू कर दें। तो बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं 2 घंटे इसका टाइम है और अंक हैं इसके 40। फिर सामान्य निर्देश हैं। निम्नलिखित निर्देशों को बहुत सावधानी से पढ़िए और उनका पालन कीजिए। इस प्रश्न पत्र में वर्णनात्मक प्रश्न पूछे गए हैं। वर्णनात्मक मतलब जिनका उत्तर आपको खुद अपने आप एक्सप्लेन करके लिखना है। इस प्रश्न पत्र में कुल 9 प्रश्न पूछे गए हैं तथा यह 2 खंडों में विभाजित हैं। प्रश्नों में आंतरिक विकल्प भी दिए गए हैं, चॉइस दी गई है। निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। जो आपको इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देने हैं। तो सबसे पहला खंड क है, निम्नलिखित दिए गए 3 शीर्षकों में से किसी एक शीर्षक पर लगभग 150 शब्दों में रचनात्मक लेखन लिखिए। तो देखिए, ये 5 नंबर का रचनात्मक लेख है। 3 टॉपिक आपको दिए हुए हैं, किसी एक टॉपिक पर आपको 150 शब्द लिखने हैं। तो टॉपिक हैं बारिश की वह सुबह, दूसरा मेरे बगीचे में खिला गुलाब, तीसरा विद्यालय में मेरा प्रिय कोना। तो बच्चों, इसमें आप सबसे पहले भूमिका लिखेंगे जिसके लिए 1 अंक निर्धारित किया गया है। फिर विषय वस्तु, जो भूमिका आपने जिस भी विषय पे लिख रहे हैं उसको आगे विस्तार देंगे, विषय वस्तु लिखेंगे जो 3 नंबर की होगी। और आपकी भाषा किस तरह की है उसका 1 नंबर आपको मिलेगा। तो कुल मिलाकर ये आपका प्रश्न पहला जो है वो 5 नंबर का है और आपको 3 टॉपिक में दिए गए हैं। किसी एक टॉपिक पर आपको 150 शब्द लिखने हैं। दूसरा प्रश्न है, आप अपने विद्यालय के खेल कप्तान हैं। टोक्यो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में भारतीय प्रदर्शन से अति उत्साहित हैं। खेलों के प्रति रुचि जागृत करने के लिए अपने विचार व्यक्त करते हुए लगभग 120 शब्दों में किसी समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। तो बच्चों, ये पत्र आपका 5 नंबर का है और 2 आपको पत्र दिए गए हैं, दोनों में से आपको कोई एक लिखना है। तो मैंने आपको पहले भी समझाया था कि जब आप पत्र लिखें तो पत्र का जो प्रश्न है उसे ध्यानपूर्वक पढ़िए, क्योंकि आपका आधा उत्तर आपको उसी में से मिल जाता है। तो यहाँ पर आप विद्यालय के खेल कप्तान हैं, ये बता दिया गया। टोक्यो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में जो भारतीय का लोगों का खिलाड़ियों का प्रदर्शन है उससे आप अति उत्साहित हैं। तो खेलों के प्रति लोगों की रुचि जागृत करने के लिए आपको समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखना है। तो सबसे पहले आप संपादक को संबोधित करेंगे, समाचार पत्र का नाम लिखेंगे। उसके बाद आप समाचार पत्र के संपादक से अनुरोध करेंगे कि वो आपके पत्र को अपने समाचार पत्र में प्रकाशित करें। और उसके बाद आप खेलों की रुचि जगाने के लिए लोगों में अपने विचार लिखेंगे। दूसरा है, आप निवासी कल्याण संघ रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष मुकेश बदरप्पा हैं। नगर विकास प्राधिकरण के सचिव को अपने क्षेत्र के पार्क के समुचित विकास के लिए लगभग 120 शब्दों में पत्र लिखिए। तो दूसरे वाले में आपको नगर विकास प्राधिकरण के सचिव को पत्र लिखना है कि आपके क्षेत्र में जो पार्क है उसका समुचित विकास किया जाए। तो बच्चों, पत्र में भी आपको आरंभ और अंत दोनों बिल्कुल सही होने चाहिए। 1 उनका नंबर है। विषय वस्तु के 3 अंक होंगे और भाषा का भी यहाँ पर भी 1 अंक होगा। तो ये 2 तो आपके पहले हो गए। पहला वाला हो गया अनुच्छेद लेखन, दूसरा हो गया पत्र। अब तीसरा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 50 शब्दों में दीजिए। अब आपको यहाँ प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, कहानी में पात्रों के चरित्र चित्रण का क्या स्थान होता है, अथवा नाटक क्या होता है, यह कहानी से किस प्रकार भिन्न है। तो 2 प्रश्न आपको दिए हुए हैं, दोनों में से आपको किसी एक का उत्तर देना है। तो कहानी में पात्रों के चरित्र चित्रण का आप जानते ही हैं, बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। पात्रों का चरित्र चित्रण करके ही कहानीकार कहानी को आगे बढ़ाता है।
हर पात्र, हर कैरेक्टर का अपना स्वभाव होता है, अपनी रुचियाँ होती हैं और इसके माध्यम से ही इनकी रुचियों को और इनके चरित्र को ध्यान में रखकर ही कहानीकार पात्रों का चरित्र चित्रण करता है। दूसरा है नाटक क्या होता है, यह कहानी से किस प्रकार भिन्न है। तो नाटक आप जानते हैं हिंदी साहित्य की ही एक विधा है। इसे पढ़ने के साथ साथ हम देख भी सकते हैं क्योंकि नाटक का मंचन जो है वो स्टेज पर किया जाता है। नाटक जो है वो कई अंकों में विभाजित भी होता है, दृश्य इसमें बदलते रहते हैं। तो कहानी को हम पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, जबकि नाटक को हम देख भी सकते हैं। अगला है समय का बंधन सभी के लिए आवश्यक है। नाटक लिखने के लिए समय के बंधन का औचित्य स्थापित कीजिए, अथवा कहानी का कथानक क्या होता है उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ये भी 2 प्रश्न हैं, दोनों में से आपको एक करना है। तो नाटक में समय का बंधन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर नाटक को बहुत ही लंबा लिख दिया जाए, 8-10 घंटे का नाटक लिख दिया जाए, तो ना तो उसका स्टेज पर मंचन संभव है, ना ही कोई उसको इतनी देर बैठकर देख सकेगा। तो इसलिए नाटक में समय का बंधन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कहानी में कथानक क्या होता है, कथानक कहानी का वो केंद्रीय बिंदु है जिसके चारों तरफ पूरी कहानी घूमती है। शुरू से लेके अंत तक सभी घटनाएं, सभी पात्र कथानक के आसपास ही घूमते हैं। कथानक को आप इंग्लिश में बच्चों प्लॉट भी कह सकते हैं। ये कहानी का एक नक्शा होता है जिसमें सारी घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। नेक्स्ट है प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 50 शब्दों में लिखिए। अब पहला है, माना जाता है कि पत्रकारिता जल्दी में लिखा गया साहित्य है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? इस संदर्भ में अपने विचार तर्कपूर्ण ढंग से प्रस्तुत कीजिए। अथवा पत्रकारीय लेखन का सबसे जाना पहचाना रूप समाचार लेखन है। समाचार को कैसे लिखा जाता है? यहाँ भी चॉइस है, 2 प्रश्न हैं, दोनों में से आपको एक करना है। तो बच्चों जो पहला प्रश्न है वो है कि पत्रकारिता जो है वो जल्दी में लिखा गया साहित्य है, ऐसा नहीं है। पत्रकारिता और साहित्य में अंतर है। पत्रकारीय लेखन जो है वो अनिवार्य रूप से तत्कालिक घटनाओं और पाठकों की रुचियों को ही ध्यान में रखकर लिखा जाता है। कविता, कहानी, उपन्यास, ये जितने साहित्यिक लेखन हैं वो पत्रकारीय लेखन से थोड़े अलग हैं। पत्रकारीय लेखन में आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया जाता है और ये भाषा सरल, सहज और रोचक होनी चाहिए। दूसरा है पत्रकारीय लेखन का जाना पहचाना रूप समाचार लेखन है। ये बिल्कुल सही बात है। समाचार लेखन जो है वो पूर्णकालिक और अंशकालिक पत्रकार लिखते हैं। इन्हें हम संवाददाता या रिपोर्टर भी कहते हैं। अखबारों में जो समाचार प्रकाशित होते हैं वो खास शैली में लिखे जाते हैं और उस शैली को हम उल्टा पिरामिड शैली कहते हैं। समाचार जो हैं वो संवाददाताओं के द्वारा लाए जाते हैं। उनकी दिलचस्पी के आधार पर काम का विभाजन कर दिया जाता है। सभी संवाददाता जो हैं वो अपने अपने समाचार लेकर आते हैं, फिर संपादक उनको सिस्टमैटिक ढंग से अखबार में छपवाने का काम करता है। अगला है बीट रिपोर्टिंग अथवा विशेषीकृत रिपोर्टिंग में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। बीट रिपोर्टिंग बच्चों मैंने आपको पहले भी समझाया था। बीट रिपोर्टिंग पत्रकारों में काम का विभाजन जो उनकी रुचि के अनुसार किया जाता है उसे बीट रिपोर्टिंग कहते हैं, और किसी विशेष मुद्दे पर जो रिपोर्टिंग की जाती है उसे विशेषीकृत रिपोर्टिंग कहते हैं। अथवा करके है स्तंभ लेखन क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो स्तंभ लेखन आपको पता है संपादकीय पृष्ठ पर स्तंभ लेखन होता है जिसमें विचार परक लेख लिखे जाते हैं। अलग अलग क्षेत्रों के जो लेखक हैं वो अपने अपने विचार जो हैं वो इन स्तंभों में लिखते हैं। तो यहाँ तक तो बच्चों आपका हो गया अभिव्यक्ति और माध्यम के आधार पर जो प्रश्न पूछे जाएंगे और रचनात्मक लेखन। अब पाठ्य पुस्तक आपकी आ गई अंतरा भाग 2 और अंतराल भाग 2। इसमें से जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो किस टाइप के हैं आप देखिए। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 50-60 शब्दों में दीजिए। पहला है निम्नलिखित पंक्तियों में निहित काव्य सौंदर्य लिखिए।
पुलक शरीर सभावै ठाड़े, नीरज नयन नेहे जल बाड़े। कहब मोर मुनिनाथ निबाहा, एहिते अधिक कहा मैं कहा। तो आप देख रहे हैं ये पंक्तियाँ भरत राम का प्रेम जो तुलसीदास जी द्वारा लिखा है उसमें से ली गई हैं। और यहाँ पर भरत जो है उनकी मनोदशा का बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। वो भरी सभा में गुरु विशिष्ट और राम के सामने खड़े हैं, शरीर पुलकित है, कमल के समान नेत्रों से जल बह रहा है और वह कह रहे हैं कि मैं अपने गुरुजनों के आगे क्या कह सकता हूँ। उनके सामने मैं प्रेम से स्नेह से भाव विभोर हूँ और मैं उनके सामने कुछ भी बोल नहीं पा रहा हूँ। तो बच्चों यहाँ नीरज नयन नेह और मोर मुनिनाथ में अनुप्रास अलंकार है, अवधि भाषा का प्रयोग किया गया है और चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है। दूसरा है जन्म अबध हम रूप निहारल नयन न तिलपत भेल, सेहो मधुर मोल श्रवण सूनल श्रुतिपथ परस न गेल। तो ये पंक्तियाँ विद्यापति के प्रेम से के जो आख्यान है उससे ली गई हैं। तो सखी जो है अपने प्रेम का अनुभव पूछने पर दूसरी सखी को बता रही है कि जन्म जन्मांतर से मैं अपने प्रियतम के रूप को निहारती चली आ रही हूँ, लेकिन अभी भी मेरे नेत्र जो हैं वो तृप्त नहीं हुए हैं। उनके मधुर बोल हर समय मेरे कानों में गूंजते रहते हैं और उनकी वाणी सुन सुन कर भी मेरा मन तृप्त नहीं होता है। नेक्स्ट है 12 मासा का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। तो 12 मासा जो है ये मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा गया है। पद्मावत में इसकी एक खंड है 12 मासा, जिसमें नायिका जो है वो 12 महीनों में अपने प्रेमी के बिना कैसा महसूस कर रही है वो बताया गया है। तो यहाँ पर नागमती जो है 4 महीने का हमारी पाठ्य पुस्तक में वर्णन है कि अगहन के महीने में, पोस के महीने में, फागुन के महीने में वो किस तरह का अपने प्रियतम के बिना अनुभव कर रही है, वो आपको विस्तार पूर्वक यहाँ लिखना होगा। प्रश्न 6 है निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 30-40 शब्दों में दीजिए। अब 2 प्रश्न हैं जिसमें से आपको एक का उत्तर देना है। अपने द्वारा इस सत्र में पढ़ी किन्हीं 2 कविताओं में प्रयुक्त अलंकारों के महत्व का वर्णन कीजिए, या वियोग अवस्था में सुख देने वाली वस्तुएं भी दुख देने लगती हैं, गीतावली से संकलित पदों के आधार पर सिद्ध कीजिए। तो इन दोनों में से बच्चों आपको एक प्रश्न का उत्तर देना है। फिर अंतरा पुस्तक के गद्य खंड के पाठों पर आधारित प्रश्न है। जहाँ कोई वापसी नहीं पाठ के लिए कोई दूसरा शीर्षक लिखें तथा इसे चुनने के लिए अपने तर्क दें। अथवा असगर वजाहत द्वारा लिखी लघु कथाओं में से कौन सी लघु कथा आपको सर्वाधिक प्रभावित करती है और क्यों। तो जहाँ कोई वापसी नहीं जो है ये एक यात्रा वृत्तांत है जिसमें विस्थापितों की जीवन के बारे में बताया गया है। तो क्या वे दिन लौट आएंगे या पुरानी यादें या पुरानी वापसी, ये सारे शीर्षक आप यहाँ पर दे सकते हैं। और 4 हाथ, शेर, पहचान और साझा असगर वजाहत की ये 4 लघु कथाएं दी गई हैं। तो इनमें से आपको कौन सी सबसे अच्छी लगी और क्यों, ये आपको लिखना है। तीसरा है पारो और संभव में से किसके प्रति अधिक सहानुभूति रखते हैं और क्यों। दूसरा देवदास पाठ के आधार पर बताइए। तो आपको बताना होगा पारो के चरित्र के बारे में, संभव के चरित्र के बारे में, और उन दोनों में से कौन सा चरित्र आपको ज़्यादा अच्छा लगा और क्यों ज़्यादा अच्छा लगा। प्रश्न नंबर 8 है व्यापार यहाँ भी था। यहाँ भी आपको एक प्रश्न का उत्तर देना है। 2 प्रश्न आपको दिए हुए हैं। व्यापार यहाँ भी था, दूसरा देवदास पाठ के आधार पर इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। और दूसरा है औद्योगिकरण ने पर्यावरण को कैसे प्रभावित किया है, जहाँ कोई वापसी नहीं पाठ के आधार पर बताइए। तो आप देख रहे हैं लगातार पेपर में चॉइस बनी हुई है। 2-2 प्रश्नों में से एक प्रश्न आपको करना है। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 30-40 शब्दों में लिखिए। पहला है लेखक बिस्नात ने किन आधारों पर अपनी माँ की तुलना बत्तख से की है। तो उन्होंने बताया है जैसे बत्तख अपने बच्चों की, अपने अंडों को सेती है, उनकी देखभाल करती है, वैसे ही बिस्नात की माँ भी बिस्नात से प्रेम करती थी, उसका ध्यान रखती थी। दूसरा है 56 के काल ने देश भर में हाय हाय मचाई हो, लेकिन मालवा में लोग न प्यासे मरे न भूखे, क्योंकि उसके पहले के साल
खूब पानी था और बाद के साल में भी अपने नदी नाले तालाब संभाल के रखो तो दुष्काल का साल मज़े में निकल जाता है। लेकिन हम जिन्हें विकास की औद्योगिक सभ्यता कहते हैं वह उजाड़ की अपसभ्यता है। लेखक को क्यों लगता है कि हम जिसे विकास की औद्योगिक सभ्यता कहते हैं वह उजाड़ की अपसभ्यता है? आप क्या मानते हैं? कथन के आलोक में अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो यहाँ बताया गया है कि हम आज़ादी के बाद हमारे देश ने बहुत तरक्की की, हम मानते हैं हमने बहुत विकास किया, लेकिन हमने अपने पर्यावरण को नष्ट कर दिया, जिसे लेखक ने यहाँ उजाड़ की अपसभ्यता कहा है। नेक्स्ट है, शरद में ही हार श्रृंगार फूल खिलता है। पितरपक्ष में मालिंदाई घर के दरवाजे पर हार श्रृंगार की राशि रख जाती थी, जो खड़ी बोली हुई गाँव की बोली में कुरई जात रही। ढेर सारे फूल मानो इकट्ठे या न्यास उनसे गिर पड़ते थे। कुरई देना है तो सकर्मक, लेकिन सहजता अकर्मक की है। उपयुक्त पंक्तियाँ किसकी आत्मकथा का वर्णन कर रही हैं और इस कथा के केंद्र में क्या है? तो बच्चों, ये बिस्कोहर की माटी पाठ से लिया गया है। इसका एक पात्र विश्वनाथ, जो लेखक स्वयं है बिस्नाथ, उसने यहाँ के गांव के माहौल का वर्णन किया है, प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। और ये विश्वनाथ त्रिपाठी की आत्मकथा नंगा तलाई का गांव से लिया गया एक अंश है। कथा के केंद्र में लेखक स्वयं है और उसने अपने गांव के बारे में बताया है। तो बच्चों, आप इस तरह से देख रहे हैं, पूरे प्रश्न पत्र को मैंने यहाँ आपको समझाया। ये एक सैम्पल पेपर है और इसी तरह का हिंदी का आपका सेकंड टर्म का पेपर आएगा। आप इसी तरह से तैयारी और अभ्यास करना प्रारंभ कर दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे दूसरे साथियों के साथ भी शेयर कीजिए। मेरे चैनल सबल एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।